हम भारतीयों में एक सबसे बड़ी समस्या है, वो है स्पाइन की प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम क्यों, क्या और कैसे होती है, ये पता ही नहीं चलता। पर इसके चक्कर में हम लाखों रुपए गवा देते हैं उन डॉक्टरों के पास, जहां हमें एडवाइस मिलती है, इलाज नहीं मिलता। या फिर ये कहें कि इलाज मिलता है इतना महंगा कि हम करवाने की हमारी स्थिति ही नहीं होती। और हम इस तरफ सोचते भी नहीं है कि क्या कभी हमने सोचा होगा कि उस इलाज को कहीं दूसरी जगह भी जाकर दिखा दे। और ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टर आपको वहीं पर घुमा देता है जहां आपको पहले जाना चाहिए था। हर्ष कुमार शो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे पास जो है वो डॉक्टर विनोद कुमार है, जो एक फिजियोथेरेपिस्ट, प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट और काफी सालों से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे स्पाइन को लेकर, क्योंकि अक्सर हर घर में एक स्पाइन की प्रॉब्लम आपको मिल ही जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि स्पाइन की प्रॉब्लम में लोग पहले डॉक्टरों के पास चक्कर लगाते हैं, ऑपरेशन कराते हैं और अलबत्ता उसके बाद उन्हीं डॉक्टरों के पास भेज देते हैं जहां पर आपको पहले जाना चाहिए था। डॉक्टर साहब, हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, स्पाइन की जो प्रॉब्लम है हर घर में मिलती है, इसका मुख्य कारण क्या है? आजकल स्पाइन प्रॉब्लम 90% लोगों को बैक एक, लोअर बैक एक कॉमन बीमारी हो गई है। सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम क्या है? पोस्चर की प्रॉब्लम है। आम पोस्चर आदमी कहें तो मतलब पोस्चर, कुछ लोग हमारे ऐसे दर्शक हैं जो हिंदी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पोस्चर को समझ नहीं पाते कि ग्रामीण पोस्चर क्षेत्र में भी हमारा पॉडकास्ट देखा जाता है कि पोस्चर मतलब उनका बैठने की उनकी जो ढंग। बैठने का तरीका, लेटने का तरीका। तो ये प्रॉब्लम के कारण आजकल लोअर सबसे बड़ी जो समस्या है आपको लैपटॉप और जो पीसी। लैपटॉप को क्या है, आप लेट के भी चला रहे हो, बैठ के चला रहे हो, टेढ़े होके चला रहे हो, जैसे उससे क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोअर बैक एक जो होती है, वो सबसे बड़ा रीज़न वही है कि जो ये पोस्चर, जो बैठने का तरीका या फिर लेटने का तरीका सही नहीं होता, तो उससे क्या है, मसल स्पाजम हो जाता है। मसल स्पाजम मतलब मसल स्टीफ हो जाने होने के कारण स्टार्टिंग पेन चालू हो जाता है पेशेंट को, कि पेशेंट बोलेगा हमें कि भाई हमें कमर के निचले भाग में हमें दर्द दर्द हो रहा रहता है, है, पर उसको धीरे धीरे पेशेंट जो अवॉइड करता है कि यार अवॉइड चलो करता हो है, रहा क्योंकि होगा हम यार, हिंदुस्तानियों की हो आदत है, रहा। जब तक प्रॉब्लम बढ़ नहीं वो जाती तब तक नेचुरल डॉक्टर का है दरवाजा कि इंडियन की खटखटाते नहीं। टेंडेंसी यही है कि जब तक ज़्यादा नहीं होगा हम डॉक्टर्स के पास जाएंगे नहीं, तो किसी एक फिजियो के बात तो पास जाएंगे बिल्कुल नहीं। सामने स्पष्ट है कि सिर्फ बैठने का तरीका आपको बदलना पड़ेगा। और सोने की स्थिति, अक्सर कई बार होता है जब सोकर उठते हैं तो वहां पर हमें अपने शरीर में कहीं ना कहीं दर्द होता है, तो यही कह के टाल देते हैं कि शायद रात को नींद अच्छी नहीं होगी। पर हमने कभी सोचा ही नहीं कि इसके पीछे का कारण जो होता है वो हमारा सोने का तरीका यानी पोस्चर, यानी कि दूसरे तरीके से समझाऊं तो हमारा जो सोने का तरीका और जो है वो ठीक नहीं रहा। डॉक्टर साहब, अक्सर आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस ये देखा जाता है कि मैं कहता हूँ 20 22 25 साल के लोगों को भी स्पाइन में प्रॉब्लम आ जाती है, तो उन स्थिति में क्या करना चाहिए, प्राइमरी स्थिति में क्या करना चाहिए? प्राइमरी स्थिति में पेशेंट को मैनुअल एक्सरसाइज पे ध्यान देना चाहिए, कि फिजिकल कुछ 4 5 एक्सरसाइज हैं जो स्पाइन के लिए सिंपल एक्सरसाइज जो की जाती है स्टार्टिंग में। अगर अर्लियर पेन, पेशेंट को शुरुआत पेन लग रहा है या स्टिफनेस लग रही है, अगर तभी पेशेंट जो भी है वो ध्यान देगा, तो उसको आगे पेन नहीं बढ़ेगा और आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी और डॉक्टरों के पास जाने की समस्या नहीं बढ़ेगी उसकी। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जब चेयर पे बैठते हैं या सोफे पे बैठते हैं तो हमारी आदत है कि हम ऐसे फैल जाते हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि जो पीछे का गैप है वो हम्म, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता होगा। बिल्कुल नेचुरल है। जी। तो वो सिटिंग पोस्चर जो होता है, एक्चुअल में ये सिटिंग पोस्चर है, पर ऐसे पेशेंट नहीं बैठ सकता। हमें भी लगता है कि यार हमें भी बैठना थोड़ा मुश्किल है। तो ये अगर रेगुलर कंटिन्यूस आप कंटिन्यूस बैठे हो, मान लो आप लैपटॉप चला रहे हो, आप कंटिन्यूस बैठे हो कि आपको 5 5 घंटे बैठना है, कोई पोस्चर का पता नहीं इसका इस गर्दन हाँ, के पोस्चर का स्पॉन्डिलाइटिस पता नहीं है, एक तो बीमारी है जो कि स्पॉन्डिलाइटिस भी स्पाइन से ही शायद कनेक्ट होती है। बिल्कुल उसमें भी इसी तरह की प्रॉब्लम वही है। चेंजेस, जैसे लॉन्ग सेटिंग होगी आपकी तो धीरे धीरे चेंजेस आने लगते हैं मसल के अंदर, आपके हड्डियों के अंदर। वही फिर पेनफुल बढ़ के महीना 2 महीना फिर ऐसी फिर ग्रोथ करता है तो पेन। इसमें मतलब कई बार मैंने ये भी सुना है कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि हड्डी के बीच में गैप आ गया। गैप क्या होता है? गैप का सर होता है कि लॉन्ग सिटिंग वर्किंग जिसकी ज़्यादा है, जिसका लंबी देर बैठने का काम है, या कोई किसी को झटका लग गया अचानक, कोई गिर गया, कोई स्लिप कर गया, तो उसमें गैप हो जाता है कि कमर की जो नाड़ी हमारी, एक सियाटिक नर्व निकलती है पीछे से, नाड़ी गर्दन के पीछे से एक नाड़ी निकलती है, वो कई बार किसी लेवल पे जाके दब जाती है, और दबने के कारण ही पेशेंट को पेन स्टार्ट हो जाता है। अगर उस सिचुएशन में भी अर्लियर जैसे स्टार्टिंग पेन हुआ कि पेशेंट को लगा कि यार दर्द ज़्यादा, और उस सिचुएशन में भी अगर पेशेंट अपने ऊपर ध्यान दे, तो नेचुरल है कि वो रिकवर हो जाए।
अक्सर एक और बात अक्सर मैंने देखा है कि जैसे कई बार होता है कि जैसे कमर दर्द होता है, तो कमर के बाद धीरे-धीरे जो नसें कमज़ोर है तो नीचे का पोस्चर भी डैमेज हो जाता है, कई बार ऐसा भी सुनने में आता बिल्कुल होता है है। कि किस वजह से और अगर देखो नाड़ी जाती है आपके पीछे से, अगर नाड़ी का कंप्रेशन ज़्यादा है, किसी लेवल पे लेवल बने होते हैं L4, 5, 3, ऐसा किसी लेवल पे कंप्रेशन ज़्यादा है, एक में कंप्रेशन हो गया, हो सकता है कि किसी को ज़्यादा रहा हो तो दो पे भी हो जाता है, तीन पे भी होता है। अगर लॉन्ग सिटिंग्स के कारण अगर कंप्रेशन बढ़ रहा है, अगर पेशेंट ध्यान नहीं देगा तो किसी पैर में आपको रेडिएट करेगा, नीचे की तरफ जाएगा, किसी राइट पैर में भी आपको जा सकता है, लेफ्ट में जा सकता है। वो एक सिचुएशन ठीक नहीं मानी जाती मेडिकल प्रोफेशन में। तो डॉक्टर साहब हमें ये बताइए, हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि जो बैक पेन है उससे बचा कैसे जा सकता है? उसके बाद तो आगे सोचेंगे कि हमें क्या करना है। उससे बचने के क्या-क्या तरीके हैं? आप क्या सुझाव क्या है? अगर जैसे ही आपको मान लो पेन स्टार्ट हुआ, लोअर बैक कमर दर्द स्टार्ट हुआ, तो आप अर्लियर स्टार्टिंग में क्या है अपनी हॉट फर्मेंटेशन सिकाई करें, और दूसरा अर्लियर जो छोटी 4-5 एक्सरसाइज है वो चालू कर दें रूटीनली लाइफ में। एक्सरसाइज़ हाँ, मतलब किस तरह की एक्सरसाइज़? एवरी डे स्पाइन के लिए कमर की डिफरेंट डिफरेंट थोड़ी सी एक्सरसाइज है। जैसे आप सिंपल, आसान जैसे भाषा में हमें सिंपल समझाइए। एक्सरसाइज बताया कि आप सीधे स्पाइन पोजिशन में लेटेंगे और अपने घुटने को चेस्ट से अपने टच करेंगे फर्स्ट, ऐसे ही। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे अगर मैं ऐसे बैठा हूँ, तो मुझे ये एक्सरसाइज़ करनी बिल्कुल चाहिए। लेट के, लेट के लेट के फर्स्ट, समझना चाहिए और आपको। होल्ड करना उसको 5 to 10 सेकेंड, हुँ, होल्ड करेंगे, होल्ड करना जरूरी है ताकि स्ट्रेंथ बने। हुँ, हुँ। कमर की स्ट्रेंथ बनेगी तो आपको चलने में दिक्कत नहीं होगी, पेन कम होगा, और पेन इस रिड्यूस होगा। एक्सरसाइज़ में कितना टाइम लगाना चाहिए? कितना कम टाइम? से कम अगर वो तो टाइम लेवल कि कम से 15 to 30, मतलब 15 से 20 30 मिनट। मिनट तक हुँ, आपको एक्सरसाइज पे ध्यान पर डे। पर डे करना है, एवरी 1 डे। बार या 2 बार? एक बार भी करेंगे अगर 1 बार। रूटीन लाइफ में तो आपका ठीक रहेगा। तो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं हमें कुछ ऐसे कोई ये कर नहीं पाते क्योंकि आजकल आप जानते हैं काम का बोझ इतना ज़्यादा होता है कि लोग कहते हैं एक्सरसाइज मत बताओ डॉक्टर साहब, कुछ ऐसा बता दो कि जिससे हम ऑफिस में बैठे-बैठे कुछ कर लें। जैसे कुछ लोग होते हैं कि पीछे की तरफ कुशन लगा लेते हैं, हाँ, मैंने अक्सर देखा है कि चेयर के पीछे कुशन लगा देते हैं। नहीं बिल्कुल है, जैसे ऑफिस में आप बिजी हो, हुँ, मान लो आपको ब्रेक मिल गया, तो हुँ। ब्रेक मिल के कुछ स्ट्रेचिंग है कि आप वहीं पे बैठ के 2-4-5 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग कर लिया, स्ट्रेचिंग के लिए आजकल डिफरेंट डिफरेंट कुशन आ गए हैं कि आप अपनी के कंप्यूटर वर्किंग में जैसे ही बैठोगे तो आप कुशन लगा लो, पीछे डिफरेंट कुशन आ गए हैं कि कमर को जिससे आराम मिले, आपका पोजीशन भी बनी रहे और आपका काम भी हो जाए। ओके, तो एक और बात बताइए डॉक्टर साहब जो गर्दन का दर्द होता है, उस दर्द में भी कई बार ये कंप्लेंट होती है कि जैसे चक्कर आ जाते हैं या डॉक्टर कहते हैं स्पॉन्डिलाइटिस है, ऑपरेशन हो जाए, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? बड़े उस लोग डर स्थिति में जाते क्या, हैं। देखो अगर वो बात वही है कि अगर जिसका लंबी देर बैठने का, कंप्यूटर के सामने बैठने का काम है, अगर वो प्रिफेयर कर पाए, अगर जरूरत तो हो डॉक्टर साहब उसको। जिसकी जो भी कंप्यूटर बैठना तो फिर वो तो इसका मतलब बीमार हो नहीं, जाएगा, ये लोग कहना। नहीं, ऐसा हाँ, तो नहीं है हाँ, कि यही है। बीमार हो जाएगा। हाँ, लॉन्ग सिटिंग से ही प्रॉब्लम होती है, या तो लंबी देर एक बार में कितनी देर बैठ सकते आप हैं? कम से कम तो 1 से 1.5 घंटा कंप्यूटर चलाएं या बैठे, फिर अपने 5-10 मिनट का ब्रेक ले लें बीच में, थोड़ी मैनुअल एक्सरसाइज कर लें, राइट लेफ्ट कर लें, रोटेशन कर लें, फिर फिजिकल थोड़ा सा कर लें मूवमेंट, तो उससे ओके, है कि आपका। मतलब एक आदमी एक बार में बैठकर 1 से डेढ़ घंटे से ज़्यादा ना बैठे, यही सबसे बड़े प्राइमरी आपका ट्रीटमेंट होगा, यानी कि प्राइमरी रोकथाम इसी से स्टार्ट होती है। डॉक्टर साहब इसमें खाने-पीने का भी कुछ खाने पीने का एक हेल्दी डाइट लेनी चाहिए आपको, दूध दही पनीर, बस सिंपल हेल्दी जैसे डाइट लेंगे तो फिट रहेंगे। तो हम अक्सर देखते हैं आजकल तो बहुत सारे स्पाइन स्पेशलिस्ट आ गए हैं, हॉस्पिटल्स बन गए हैं बड़े-बड़े। तो किस केस में हमें ये समझ लेना चाहिए कि आप हमें क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट की तो बहुत बाद में बात आती है, सबसे पहले तो डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं या हम घर में ही ट्रीटमेंट करते हैं कि ठीक है, कुछ गरम लगा लिया, कुछ पेन किलर ले ली। तो उससे क्या उसको रोकथाम किया जा सकता है या वो आपके आने वाले टाइम में और ज़्यादा घातक या बीमारी बड़ा रूप धारण कर सकती है? देखो स्टार्टिंग में अगर आपको पेन हो रहा है, गर्दन में दर्द हो या कमर में दर्द हो, सिंपल है कि आप 4-5 दिन वेट कीजिए कि भाई आपको, आपने हॉट फर्मेंटेशन कर लिया, गर्म पानी से सिकाई कर लिया, चलो फिर भी इतनी टैबलेट है, इतने केमिस्ट खोले हुए हैं, तो किसी के पास भी जाओ कोई आपको टैबलेट दे हाँ, ही देगा हिंदुस्तान में कोई कि एडवाइस की कमी नहीं है, आप है, कहीं भी तो चले चलो जाइए। वो 4-5 दिन 10 दिन निकल गए आपके, फिर भी अगर आपको फिर भी कंटिन्यूस पेन चल रहा है, और दूसरे खास बात यह है कि अगर आपको पेन किसी पैर में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, राइट में जा रहा है, तो वो एक सिचुएशन ऐसी है कि इसमें आपको जाके किसी ऑर्थोपेडिक को या किसी न्यूरो का ओपिनियन लेना जरूरी है ओके, कि। मतलब अगर हमारे पीठ में पेन होता है, बैक में पेन होता है और पैर की तरफ जाता है, लेफ्ट या राइट किसी हम्म, पैर में जाता है, तो वहाँ पर सोचने की बात है और हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए ओके, वो। अगली बट अक्सर एक और चीज़ समझाने की जो कई बार होता है कि कई बार लोग कहते हैं कि जैसे स्पाइन दर्द हो गया है, एमआरआई करवाते हैं, सीटी स्कैन डॉक्टर के एडवाइस करते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों के पास पहुँच जाते हैं।
देखो सर, वो तो टेंडेंसी है कि अगर आप 100 में से 100 एमआरआई कराओगे, 100 में से 80 को नाड़ी की समस्या होगी ही होगी, क्योंकि मतलब लाइफस्टाइल आप ही ये कुछ कहना चाह रहे हैं कि प्रॉब्लम है या नहीं है पर वो मिलेगी मिलेगी अर्लियर। अर्लियर स्टेज पे अर्लियर मिलेगी। क्योंकि लाइफस्टाइल कुछ ऐसा हो गया है नेचुरल, चाहे हम क्यों डॉक्टर्स क्यों ना हो, कोई भी अदरवाइज हम्म। तो उस कारण ऐसा नहीं है कि 80 की नाड़ दबी है तो सबको ऑपरेशन की जरूरत है या किसी डॉक्टर के पास जाना तो आजकल तो डॉक्टर साहब मैं ये देखता हूँ, चलो डॉक्टर के पास तो पहले लोग ये है कि जाते हैं, जैसे पहलवान है या वैद है उनके पास पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि वो आपकी पीछे पीठ पे अंगूठा रख देंगे और ठीक हो जाएगा। चनक आ गई, चनक मतलब हिंदी भाषा में उसको मोच या चनक बोल सकते हैं, वो क्या है? देखो मेडिकल प्रोफेशन में तो ये चनक और वेद इसको नहीं माना जाता है। हम्म। बाकी पेशेंट को पेन हो रहा तो इतनी सारी दुकानें खुली हुई हैं, क्लिनिक खुले हुए हैं, तो वो तो पेशेंट का चूज है कि पेशेंट कहीं भी जा तो सकता है। मतलब ऐसा तो नहीं हकीम खतरा जाम वो गया था ठीक कराने और हड्डी तुड़वा के आ गया, ऐसा ये तो नहीं है? ये ऐसा ये भी ऐसा तो एक हो समस्या सकता है है, हिंदुस्तान में। बिल्कुल हो अगर सकता है। आदमी जाता है बड़े भरोसे के साथ और बिल, पहलवान या फिर बहुत सारे ऐसे बिल्कुल हो वैद सकता बैठे है। हुए किसी को फ्रैक्चर हुआ, किसी पहलवान के पास गए, उसने कुछ खींच दिया, हो सकता है कुछ आपका लिगामेंट खींच गया, उसके चक्कर में आपका फ्रैक्चर तो था, वो लिगामेंट इंजरी और हो जाएगी। हो, ऐसा भी हो जाता है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं उनसे बचना चाहिए। कोशिश करना चाहिए बचे। अच्छा, तो किस स्थिति के ऊपर, जैसे अक्सर ये देखा जाता है कि हमें हॉट बोतल, आपने कहा है कि सिकाई कर लेनी चाहिए, गर्म पानी से ठंडे पानी से? देखो स्टार्टिंग में अगर आपको 24 घंटे के अंदर कोई पेन हुआ है तो आइस पैक लगाइए, ठंडे आइस पैक पानी से मतलब सिकाई। ठंडे पानी? हाँ, 24 घंटे के बाद अगर लगता है कि पेन है फिर हम्म। भी, फिर आप गर्म पानी पाइए, 10 से, वो भी ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट ही करना है आपको। ओके। ऐसे नहीं किसी किसी पेशेंट को देखा कि 1 1 घंटे तक वो हम्म। बोतल लगा के बैठे, नहीं फिर उससे क्या आजकल है। तो मैं देख रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक वो आ गए हैं बैग जिसमें वो लगाकर और दो दो तीन तीन घंटे, चार चार घंटे बैठे रहते हैं। सर कंपनियां गैजेट्स बना रही हैं तो तो बिकेंगे भी, वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। नुकसानदायक है। हो, तो डॉक्टर साहब मुझे एक और चीज़ जानना चाहे कि जैसे कई बार हमारी गर्दन पेन करती है, हम बात करें, हम बैठे हुए हैं सारा दिन काम करते हैं, तो उसमें प्राइमरी रोकथाम क्या है और उसमें हमें क्या करना चाहिए? प्राइमरी रोकथाम ये है कि आप कभी भी बैठे हैं, जैसे थोड़ी देर आपको 10 मिनट 15 मिनट का जैसे ब्रेक मिला तो आप थोड़ा सा मैनुअल एक्सरसाइज कर लीजिए, स्ट्रेचिंग कर लीजिए, राइट लेफ्ट रोटेशन कर लीजिए, जेंटली, वो भी कोई झटके से नहीं, जेंटली रोटेशन कर लीजिए, एक्सरसाइज थोड़ी सी मैनुअल ध्यान दीजिए तो अपना वो भी नहीं रहेगा, अपना रूटीन वर्किंग करते रहिए। तो आप लोगों का रोल ऑपरेशन से पहले या बाद में? देखो पहले भी है बाद में भी मतलब आपको है। किस, मान लो आप अगर, सही किसको मानते हैं? देखो हम तो ज़्यादा मानते हैं कि पहले, क्योंकि अगर सर्जरी से पहले पेशेंट रिकवर हो जाए तो अच्छा है, सर्जरी तो के फिर तो बाद भी। जो सर्जन है, जो इतने बड़े डॉक्टर हैं, उनका क्या होगा? सर वो कुछ सिचुएशन है ना, वो सिचुएशन क्या है? वही कि जानना मान चाह लो रहे आपकी कमर में दर्द हो गया, हैं। हम्म। लोअर बैक एक हो गया, आपको पैर में रेडियो नाड़ी दब गई, हम्म। उसका रीजन है कि अगर नाड़ी ज़्यादा दब गई हम्म। तो कई बार ब्लेडर पे असर आता है, हम्म। आपका यूरिन आउटपुट रुक सकता है, उस दौरान वो एक इमरजेंसी है, उस इमरजेंसी के दौरान आप जाओ हॉस्पिटल जाओगे इमरजेंसी में तो सर्जरी सर्जरी की जाती है, न्यूरो सर्जन सर्जरी करते हैं, लेमिनेक्टमी वगैरह बोलते हैं उसको। तो तो उसमें आजकल तो बहुत सारे, जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन भी कहता है जी वो सर्जरी कर देते हैं स्पाइन की, न्यूरो सर्जन भी करते हैं, स्पाइन स्पेशलिस्ट भी है। तो आदमी का बड़ा कंफ्यूज है कि कहाँ जाना चाहिए मुझे। ये तो आप सही कह रहे हो, कन्फ्यूजन हो ये जाता है। कंफ्यूजन, ऐसा नहीं लग रहा मेडिकल साइंस भी क्रिटिकल सी हो गई है? क्रिटिकल तो हो गई है, बिल्कुल हो अब गई है। आदमी समझ ही नहीं पाता, गाँव का बिल्कुल। आदमी वो एक ही हॉस्पिटल गया और ऑर्थोपेडिक को दिखाता है, वो कह रहा है जी मैं स्पाइन की सर्जरी कर देता हूँ, या फिर न्यूरो सर्जन कहता है जी मैं उसका स्पेशलिस्ट, और आजकल तो सिर्फ स्पेशलिस्ट सिर्फ स्पाइन के आगे। तो कहाँ जाए आदमी? सर ये तो आप सही कह रहे हो कि मेडिकल लाइन में थोड़ा क्रिटिकल हो गया है कि पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे कमर दर्द हुआ, मैं हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाऊं या नाड़ी वाले डॉक्टर के पास जाऊं। तो कहाँ जाना चाहिए? हाँ, स्टार्टिंग अगर पेन हुआ है तो बेसिक आपको ऑर्थोपेडिक के पास जाना चाहिए, फिर भी अगर आपको किसी पैर में या किसी आप गर्दन लोगों में के पास नहीं हाथ आना में चाहिए? जाना चाहिए। नहीं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि पहले डॉक्टर के पास चले जाओ फिर हमारे पास आ नहीं जाना? ऐसा नहीं है, अगर हाँ। पेशेंट है तो हमारे पास आएगा तो हम भी एडवाइस देंगे, हाँ। अगर हमसे जो हो पाएगा कि हमें लग रहा है कि इसको दिखाना चाहिए ऑर्थो में या न्यूरो में, उसको हम एक सही गाइडेंस देंगे कि आप ऑर्थो में जाओ, न्यूरो में जाओ, जो भी है। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए, जब अगर पेन स्टार्ट होता है प्राइमरी, जिस टाइम दर्द शुरुआत हो जाती है, तो कितने टाइम के बाद मतलब फिजियोथेरेपी स्टार्ट होनी है और कितना टाइम ये करना पड़ती है? तो अगर फिर- हम्म। अगर अर्लियर पेन स्टार्ट हुआ है आपको, कि अब शुरुआत में आपको कमर दर्द हो गया, सिंपल की कमर दर्द हो गया, तो कोई बात नहीं, कमर दर्द हो गया, आप थोड़ा सा उसको गर्म पानी सिकाई करके आइस पैक के थ्रू आप
टैबलेट वगैरह भी आजकल केमिस्ट पे जाओगे तो वो भी दे देगा, नहीं तो इतना पेशेंट समझदार है आज के टाइम में तो पेन कि किलर ले सकते पेन हैं। किलर यूज़ कर सकता है, वो भी 4-5 दिन ले लिया, 5 से 7 दिन। अगर फिर भी पेशेंट को लग रहा है कि किसी को भी नहीं 5-7 दिन में मुझे रिकवरी नहीं लग रही, तब आप किसी फिजियो के पास से भी एडवाइस ले सकते हो, किसी ऑर्थो के पास भी जा सकते हो, अदरवाइज न्यूरो। डॉक्टर साहब एक और चीज़ जी। मुझे ये जानने की कि मेरे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि अगर किसी कारणवश एक्सीडेंट में आपकी स्पाइन फ्रैक्चर हो जाती है तो उस केस में क्या करना चाहिए? उस केस में सर, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है हमने एक्सीडेंट, तो उस केस में क्या ध्यान रखना चाहिए हॉस्पिटल ले जाते समय, या कैसे पता चलेगा कि इनकी स्पाइन में चोट है? देखो अगर स्पाइन में सीवियर पेन, किसी को ज़्यादा दर्द हो रहा है अचानक, कोई गिर गया मान लो तो उसको ज़्यादा दर्द होगा, तो पहला सिचुएशन यही कि पेशेंट को बिल्कुल स्टेबल सीधा लिटा दिया जाए, और स्ट्रेचर के थ्रू या जो भी बैठाना नहीं है बिल्कुल भी, पेशेंट को बिल्कुल स्ट्रेचर पे लेटा के सीधा इमरजेंसी में जो भी आपके नियर अबाउट जो आसपास आपका हॉस्पिटल है वहाँ पे जाना चाहिए। मतलब कभी भी कोई भी अगर एक्सीडेंट के दौरान कमर में दर्द बताता है तो उसको बैठाना बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं आप ये कहना चाह बैठाना, रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और उसमें क्या हमें सबसे ज़्यादा आपने बताया कि बैठाना नहीं चाहिए, और उसमें क्या हेल्प और हम कर सकते हैं और कैसे हमें पता चलेगा इनकी अगर स्पाइन में चोट है? कोई साइन, कोई सिम्पटम्स या ऐसा कुछ? देखो, साइन का मतलब ये है कि जैसे पेशेंट मान लो कि आप कोई गिर गया है या कोई हुँ, एक्सीडेंट हुआ, अगर पेशेंट को जैसे ही बैठाओगे तो पेशेंट बेड सेटिंग ही नहीं कर पाएगा, हुँ, जैसे सेटिंग ही नहीं कर पाएगा। पेशेंट का पैर बोलोगे कि पैर फोल्ड कर, तो पैर फोल्ड नहीं कर पाएगा ओके, पेशेंट। तो उस सिचुएशन में आपको दिमाग में आ जानी चाहिए कि समझ जाना इसको चाहिए। कि ज़्यादा चोट है। मतलब अगर स्पाइन में चोट है तो सबसे पहले उसके पैर काम करना बंद कर देंगे हम्म, और बैठ नहीं पाएगा। बेड सिटिंग जो हमें पोस्चर में। समझ जाना चाहिए हाँ। कि अब उनको बैठाना हमारे खतरे से खाली नहीं खाली। है। ओके। और डॉक्टर साहब, इस तरह की जो सर्जरी होती है उसके कितने टाइम के बाद हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट के पास पहुँचते हैं? देखो ऐसा नहीं है सर, सर्जरी के नेक्स्ट डे या मतलब कि 4 to 5 डेज के बाद ही एक्सरसाइज चालू कर देते हैं, हुँ, स्टार्ट कर देते हैं कि भाई पेशेंट की जो मसल है वो स्ट्रेंथ के लिए। अगर हम मान लो सर्जरी कराई, आपने 2 महीने तक कुछ करा किया ही नहीं, पेशेंट बेड साइड है, तो और उसकी जो स्ट्रेंथ है, मसल की स्ट्रेंथ है, बोन की स्ट्रेंथ है, तो मतलब वो और आप वीक हो ये जाएगी। कहना चाह रहे हैं कि अगर सर्जरी के बाद भी हमने एक्सरसाइज नहीं कराई तो वो भी एक गलत साइन है, वो वो भी भी एक हमारे लिए बहुत वो गलत भी होगा। मुश्किल ओ, मुश्किल हो जाएगा। मतलब आप सर्जरी के 15 से 20 दिन के बीच अंदर-अंदर मतलब आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल करनी ही पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है, नहीं तो स्ट्रेंथ नहीं आएगी सर्जरी के बाद आपकी। और कितने दिन बाद स्ट्रेंथ नहीं ठीक हो आएगी जाते हैं? है। कितने टाइम लग जाता है उनको रिकवर देखो करने में? कमर की सर्जरी डिपेंड करते है कि फ्रैक्चर कौन सा हुआ है इसको। फिर वैसे भी एक कॉमन वैसे कॉमन कॉमन बात कर चीज रहे है से 6 to 8 वीक में पेशेंट रिकवर कर जाता है। हैं। ओके, यानी हाँ। कि 2 से ढाई महीने हाँ में रिकवर। और रिकवर आपकी कर जाता एक्सरसाइज तो लंबी चलती रहती है? है, एक्सरसाइज लंबी चलती है कुछ मैंने तो टाइम देखा बाद। है कि कुछ जो डॉक्टर होते हैं वो 3-3 साल निकाल देते हैं, तो वो नहीं, क्या है? वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है, किसी को नमनेस हो गई, मान लो कोई फ्रैक्चर हुआ उससे उसको पैरालाइज हो गया। पैरालाइज में क्या है, न्यूरो का कोई टाइम टेबल नहीं है। न्यूरो आपको 3 महीने में भी ठीक हो सकता है, 6 महीने में रिकवरी हो सकता है, 2-2 साल ना हो। न्यूरो मतलब ऑपरेशन दिमाग कितना। की प्रॉब्लम्स? नहीं स्पाइन की भी। अच्छा, वो स्पाइन स्पाइन हाँ मतलब वो। दिमाग से हाँ कनेक्टेड वो हो। अलग है, वो स्ट्रोक वगैरह होता है कि ओके। ब्रेन से किसी का स्ट्रोक। हुँ। मान लो कमर के कारण किसी की नाड़ी ज़्यादा दब गई, ओके। कोई फ्रैक्चर हुँ, हो गया, हुँ। तो उसमें नाड़ी क्या है सर, सेंसेशन चला जाता है दोनों पैरों में, आपको छूने का फील ही नहीं पता लगेगा। आप सूनापन छुओगे, जिसको कहते हैं, सुनपन जिसको सूनापन बोला जिसको जाता है, बोलते हैं। कि आप पेशेंट को छुओगे। उस सिचुएशन में क्या है, फिजियोथेरेपी का एक अहम रोल होता है, वो सर लॉन्ग टाइम तक, लंबे टाइम तक करना पड़ता है, ऑप्शन नहीं है। तो उसमें कोई ऑपरेशन नहीं होता? अगर आप कहते हो सेंसेशन ही खत्म हो गया, आपने शुरू में बोला था कि नाड़ी दब जाती है, तो उसमें कोई ऑपरेशन के नहीं चांसेस या कुछ उसमें ऐसा नहीं नहीं, लगता? अगर नाड़ी दबी है तो ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन के बाद भी फिर फिजियो चलेगी, हो सकता है 2 महीने चले, 6 महीने चले, साल भर चले। उसकी रिकवरी एक टाइम के साथ पता लगेगा कि रिकवरी कैसे होगी। डॉक्टर साहब एक और चीज़ जानना चाह रहे हैं, जैसे डॉक्टरों में एक स्पेसिफिकेशन होती है कि ये न्यूरो के डॉक्टर हैं, ऑर्थो के हैं, ये अलग-अलग कोई कैटेगरी, आप लोगों में भी कोई कैटेगरी होती है कि मतलब सारे फिजियोथेरेपी सेम होते हैं या कुछ नहीं इनमें भी नहीं कोई होता नहीं, है? नहीं बिल्कुल कैटेगरी बनाई हुई है। हुँ, फिजियो फिजियो में भी कैटेगरी है कि स्पेशल कोई ऑर्थो में होता है कि जो हड्डी के पेशेंट ज़्यादातर देखता है। नाड़ी का होता है कि न्यूरो फिजियो होते हैं कि न्यूरो के डिपार्टमेंट को ज़्यादा देखते हैं। कार्डियो फिजियो होते हैं, वो अलग डिपार्टमेंट है। आजकल पीडिया फिजियो आ गए जो सिर्फ बच्चे ही सिर्फ़ बच्चे देखते हैं, के लिए देखते हैं। सिर्फ बच्चे देखते हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट, पर है कि नॉलेज तो सब रखते हैं। किताबें तो सेम हाँ पढ़ी हैं, किताब से पढ़ी है तो मतलब नॉलेज उन्होंने सब ये रखते हैं। किताब हाँ फालतू पढ़ी है हाँ और अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें हमें एक चीज़ ज़रूर समझनी होगी कि आपको ये देखना है कि आपको बीमारी क्या है। ऐसा ना हो कि कमर की दर्द में आप स्पाइन के डॉक्टर के पास पहुँच जाएँ
और वहीं पर ऑपरेशन कराने के बाद फिर आप किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास पहुंच जाए। कहते हैं ना कि अधूरी नॉलेज कहीं ना कहीं खतरनाक हो जाती है। एक तो नंबर ये ध्यान रखना होगा कि एक आपको प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट के पास पहुंचना है जिसका अच्छा अनुभव हो। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कमर की दर्द वो जो चोट होती है वो चोट होती है जिसमें आदमी की जिंदगी पूरी ताउम्र उनको बेड पे या व्हील चेयर पे गुजारनी पड़ सकती है। तो ध्यान रखने वाली बात मुझे जहां तक समझ में आया ये है कि स्पाइन की चोट के बाद आपको सबसे ज्यादा हिदायत इस चीज की है कि आपको आराम करना चाहिए, सीधा लेटे रहना चाहिए और अच्छे डॉक्टर के पास, एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास पहुंचना चाहिए जो आपकी लाइफ को सेव कर सकता है। यही बात है डॉक्टर साहब, जी कुछ जी इससे हटके बिल्कुल है। राइट। अब मुझे एक और बात बताइए, जैसे कई बार कई ऐसे हो जाते हैं कुछ लोग कुबड़पन जिसको बोलते हैं, पीछे स्पाइन निकल जाती है, उसका भी कोई इलाज संभव है फिजियोथेरेपी में? सब अगर मैं वही है, अगर स्टार्टिंग में ही पेशेंट को पता लग रहा है कि पेशेंट झुक रहा है, उसी सिचुएशन में अगर वो किसी डॉक्टर से या फिजियो से एडवाइस लेगा तो स्टार्टिंग में कि पेशेंट ठीक हो सकता है। अगर पेशेंट मान लो पेशेंट झुक गया और वो 1 साल बाद आ रहा है किसी फिजियो के पास, डॉक्टर के पास, तो इतना स्टीफ हो जाती है हमारी मसल और हड्डियाँ। अगर उसको हम कोशिश भी करें सीधी तो हो सकता है कोई फ्रैक्चर हो जाए, मसल टीयर हो जाए, तो उस सिचुएशन में ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। मतलब स्टार्टिंग प्राइमरी स्टेज पे है तो प्राइमरी आपको। स्टेज में। ओके। तो सब एक कोर्सेज, चलो ये तो हमने ऑपरेशन की बात की, हमने उसकी बात की, तो एक सीनियर सिटीजन में भी कहीं ना कहीं अक्सर हमारे बुजुर्ग जो होते हैं वो कमर दर्द की कंप्लेंट करते रहते हैं, वो क्या है? सर कमर दर्द क्या है, कॉमन बीमारी होगी। अगर जैसी उम्र बढ़ती है, उम्र के कारण क्या है, ए, हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, चाहे कमर की हो, पैर की हो, हम्म। गर्दन की हो। उस सिचुएशन में कि ज़्यादातर अर्लियर जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के कारण कमर दर्द हो जाता है, पेशेंट को चलने में दिक्कत आने लगी। रीज़न यही है कि आपकी मांसपेशियों का कमज़ोर होना, हड्डियों का कमज़ोर होना। तो यही एक रीज़न है। उसी में एक फिजियो का रोल होता है कि वो एक्सरसाइज, डिफरेंट डिफरेंट कुछ एक्सरसाइज है जो पेशेंट को देख के कि पेशेंट कितना कर सकता है, क्या क्या एक्सरसाइज करानी है, वो डिपेंड पेशेंट को देखने के बाद ही एक फिजियो डिपेंड करता है, क्या नाम है, डिसाइड करता है कि तब क्या हाँ करना क्या चाहिए। करना चाहिए। पर ओल्ड एज में फिजियोथेरेपी कहीं ना कहीं कारगर है। मस्ट है। अब जैसी सिचुएशन चल रही है तो वो है कि मस्ट है कि फिजियोथेरेपी ऐसा तो होती नहीं है है। कि आप पेशेंट के लिए बोल रहे हो कि मस्ट है और आपके पास जैसे हम आपका नंबर डाल देंगे अपने डिस्क्रिप्शन में और आपके पास पेशेंट आ जाए, उसके लिए तो डरा नहीं रहे हम लोगों को कि नहीं जिस नहीं जिसके नहीं घर में सीनियर सिटीजन है वो आपको फोन नहीं करे और नहीं आपको बुलाते रहे, ऐसा तो नहीं है कि ऐसा आप बोल सीनियर रहे हो सिटीजन मस्ट है। तो हमारे घर में भी है। नहीं, घर में तो है, मतलब वो तो आपको पैसे नहीं देते नहीं होंगे, नहीं पता चला कि आप। कुछ स्टेज होती है, ऐसे नहीं कि सबको जरूरत है। हाँ, वो कुछ स्टेज ही ज्यादा सिचुएशन है। ऐसी हो क्या जाती है कि भाई सिचुएशन है, कि मुझे वो बताइए। पेशेंट को, अच्छा पेशेंट चलता फिरता पेशेंट, अचानक हम्म, पेशेंट को बोलना कि यार मुझे चलने में दिक्कत आ रही है, उस सिचुएशन में हो सकता है कि सोने का पोस्चर कुछ गलत हो गया हो उनका। ओके। तो वो पोस्चर करेक्शन कराने के लिए 10 दिन 15 दिन का, 10 से 15 दिन का सेशन हम देते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, फिर धीरे धीरे पेशेंट को समझा देते हैं कि आप ये एक्सरसाइज करते रहिए। ओके, मतलब महीनों तक नहीं खींचते। नहीं वो डिपेंड करता है सर कि सिचुएशन क्या नहीं, आप दोनों असमंजस में डाल रहे हैं। है। नहीं जितने दर्शक असमंजस में डाल रहे हैं, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि टाइम लगता है और दूसरी तरफ कह रहे हैं 10 से 15 दिन, तो मान लो मुझे कि आप परफेक्ट बताइए कि सीनियर सिटीजन के केस में कितना टाइम लग जाता सीनियर सिटीजन के केस की ऐसी बात नहीं है सर। जैसे मान लो कोई सो के उठा सुबह, वो गलत पोस्चर में सो गया, तो ये कि वो 10-15 दिन में ठीक हो जाएगा, ओके। ठीक है। और एक ये है कि कोई बुजुर्ग गिर गया, अब गिरने के बाद हो सकता है उसे महीना लगे, 2 महीना लगे रिकवरी में। ऐसा नहीं कि आपके शरीर की रिकवरी, थोड़ा मेंटली स्ट्रेस भी हो जाता है कि मैं गिर गया, चल नहीं पाऊंगा। डर जाते हैं बहुत से पेशेंट की, मैं कि डर से बेड से नहीं उठ पाते। ऐसे ऐसे पेशेंट भी हमने देखे कि जो इतना डरे, कोई बीमारी नहीं है उनको, फिर भी डर से ऐसे है कि वो बेड से चिपक के उठ नहीं पा रहे। उस सिचुएशन में हो सकता है महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, बस 2-3 महीने पेशेंट हो जाता है ऐसा नहीं। पैर में एक सूनापन है, वो क्या रीजन होता रीज़न सर वही है कि सुनपन, एक तो उम्र दराज है, उम्र बढ़ती है तब भी एक नाड़ी हमारी कमज़ोर होती है। जैसे हमारा शरीर कमज़ोर है, ऐसी नाड़ियाँ होती हैं, नाड़ियाँ भी कमज़ोर होने लगती है, तो सुनपन पेशेंट को, सर्कुलेशन सर्कुलेशन पूरा नहीं होता है। इसलिए वॉकिंग है? करना बहुत ज़रूरी है। अगर वॉक। हाँ, वॉक करना बहुत, आप चलते रहिए, उससे आपका बॉडी का सर्कुलेशन रहेगा, मांसपेशियों की स्ट्रेंथ बनी रहेगी। मतलब ये सही कह रहे हैं कि अगर हम अपने आप को कहीं पर बेड पर लेकर या अपने कंफर्ट जोन में बैठ जाते हैं तो उसको मतलब मान लीजिए कि आप बीमारी को दस्तक दे रहे हैं, बीमारी को निमंत्रण भेज रहे हैं कि हाँ आप आए, हम तैयार हैं। सबसे पहले आपको मॉर्निंग वॉक नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 2, अच्छी डाइट नहीं भूलनी चाहिए। नंबर 3, आपको समय समय पर एक बार डॉक्टर से अपने चेकअप जरूर करवा लेने चाहिए, क्योंकि हेल्थ आपकी है, इसके लिए कॉन्शियस आपको ही रहना पड़ेगा। दूसरे लोग सिर्फ आपको सुझाव देते हैं और हिंदुस्तान में सुझाव फ्री के मिलते हैं, एक लोगे 100 मिल जाएंगे और इलाज के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं।
पर हेल्थ फिर भी ठीक नहीं होती। ये वो अनमोल पूंजी है, जैसे आप इसको यूज करोगे वो बढ़ती रहेगी। अगर आपने इसको इग्नोर किया तो ये जाने के बाद आप यकीन मानिए वापस बिल्कुल भी नहीं होगी। हेल्थ के प्रति कभी भी आदमी को गलती से भी किसी ऐसे आदमी के हाथों में अपनी हेल्थ नहीं सौंप देनी चाहिए, ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए जिसको अधूरी नॉलेज हो और वो आपकी हेल्थ के साथ एक्सपेरिमेंट कर दे, खिलवाड़ कर दे। तो उसमें सिर्फ आप एक मोहरा बन के रह जाते हैं और वो यही कहेगा कि मैंने अपना काम किया, वो गलती आपकी है। तो इस गलती के शिकार बिल्कुल भी ना हो। ये पॉडकास्ट इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं और इसलिए आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि आप सही डॉक्टर चुन सके, सही इलाज की स्थिति में जा सके और आप घर में रह के भी किसी प्रिकॉशंस लेकर भी अपने आप को सही और हेल्दी बना सके। ये आपके ऊपर है, क्योंकि सामने वाला सिर्फ आपको ये बता सकता है कि आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा और ये करेंगे तो। बात सुनने और देखने से आप बिल्कुल ठीक नहीं होंगे, ये आपको खुद करना पड़ेगा। जितने भी एक्सपर्ट होंगे वो यही कहते हैं कि आप खुद करेंगे, अपने लिए कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं। शास्त्रों में भी लिखा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। जिसकी काया अच्छी है वो सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि आपने पैसा बहुत कमाया, आपने बहुत मेहनत करके अच्छा घर बनाया, पर आपकी काया अच्छी नहीं है तो पैसा और वो घर आपके किसी काम का नहीं है। इसलिए आज डॉक्टर साहब हमारे पॉडकास्ट में आए। और कोई स्पेशल कुछ आखिरी संदेश जो पेशेंटों को देना चाहेंगे? स्पेशल एक लास्ट संदेश मतलब आपकी तरफ से। स्पेशल संदेश ये है कि बेसिकली बुजुर्गों के लिए, बुजुर्गों को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कमज़ोर हो गया हूँ उम्र के कारण, कि कमज़ोर हो गया हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। आप हर उम्र में सब कुछ कर सकते हो। बस अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखें, अपने जो दिमाग को मेंटेन रखें। सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ मुमकिन है। बच्चों में भी फिजियोथेरेपिस्ट संभव है डॉक्टर साहब? संभव है, बिल्कुल है सर। डिपेंडेबल है कि आजकल तो पीडियाट्रिक फिजियो आ गए हैं, हम्म, तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको उनके लिए समझा अलग पाएंगे। डॉक्टर होते हैं? बिल्कुल सर। वो आजकल फिजियोथेरेपी और स्पोर्ट्स में जो इंजरीज होते हैं उनके लिए? स्पोर्ट्स इंजरी भी मैंने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी बन गई है फिजियो में भी अब। ऐसी? आजकल हर खेलों में आपको फिजियोथेरेपी का रोल है। हाँ डॉक्टर साहब, हर पेशेंट को जगह मैंने फिटनेस देख लिया रखना है है, कि फिट करने के लिए बहुत क्रैम्प आ गए। आजकल तो लोग पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट रख रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट का क्या है। अब आजकल तो पर्सनल लोग का वो है सर, जो जैसे जिसका जो हेल्दी लोग हैं वो कह रहे हैं जी पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट है मेरे। पर्सनली कि अपने आप को फिट रखने के लिए, सो पर्सनल मतलब डॉक्टर का फिजियोथेरेपी सहारा ले लेते हैं समय से पहले। मैं तो यही कहूंगा, फिट रखने के लिए सर आजकल हायर कर लेते हैं। मतलब ये मॉडर्न कंसेप्ट यहाँ पे भी आ गया मॉडर्न है। कंसर्न डॉक्टर भी बोल हायर कर सकते लेते हैं और साथ में फिजियोथेरेपिस्ट भी हायर करके रखते हैं। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मोच जो होती है डॉक्टर हाँ, साहब, एक और क्वेश्चन हम्म, अभी अभी दिमाग में है कि अक्सर हम देखते हैं कि किसी कारणवश हमारा पैर टेढ़ा मुड़ हम्म। जाता है, मोच आ जाती है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? सिंपल फंडा है मोच का, कि आपका पैर मुड़ गया, आपको यकीन कि आप मुड़ते आप डॉक्टर के पास जो नहीं, आप पैर को, क्या नाम है, सबसे पहले, अगर जैसे ही आपका पैर मुड़ा है, तो आप सबसे पहले जो कॉमन चीज़ है, लोग गर्म पानी या गर्म चीज़ जो भी है लगाते हैं। नहीं, सबसे पहले आपको बर्फ़, ठंडी चीज़, आग लगी है, ठंडी चीज़ लगानी है। ठंडी चीज़ लगाइए और सिंपल गर्म पट्टी, क्रैप बैंडेज जिसको बोलते हैं, वो सिंपल बांधिए और थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। एक दिन रेस्ट करेंगे तो अपने आप ही वो सबसाइड हो जाएगा। और फिर भी अगर फ्रैक्चर और मसल स्ट्रेसिंग इसमें अगर क्या लग है? रहा है कि फिर भी पेशेंट को पेन बढ़ रहा है या दर्द हम्म, ज़्यादा है, हम्म। तब आपको जाना है इमरजेंसी में या डॉक्टर से कंसल्ट करना है। फिर वो आगे फिर एक्सरे होंगे, कोई फ्रैक्चर है, कोई फिर लिगामेंट आपके पास इंजरी है, पूछेंगे, फिर वो तो मतलब वो सर एक रूट बना हुआ है कि वहां से घूमकर फिर आपके पास आना है। कि बिल्कुल सर आना ही पड़ेगा। मतलब ये कहना है कि वहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, मतलब घूम के फिर आपके पास अगर पहुंचना होगा। ज़्यादा है तो सर फिर इमरजेंसी या जो भी है उस पर जाना पड़ेगा। आपका एक लंबा से लंबा केस, आपने कितने साल से एक पेशेंट को देखा है? सर एक पेशेंट के साथ में बेसिकली उन्होंने मुझे हायर किया हुआ है, मैं 6 ईयर से उनके साथ में हूँ। कोई प्रॉब्लम है या वो वैसे कोई पर्सनल? प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मैनुअल एक्सरसाइज वो मेरे साथ बस से वॉक करते हैं। ओके। बस ओनली ओन वो अपने बुजुर्गों में आप को आपका कोई है। एक्सपीरियंस? बुजुर्ग लोगों के साथ कोई एक्सपीरियंस आपका? बुजुर्ग है। और कोई आप ऐसे कुछ क्या आप सेंटर चलाते हैं या होम नहीं, विजिट मैं भी कर? क्लिनिक क्लिनिक करता हूँ सर, होम विजिट भी करता हूँ। हम्म। और अपना सेंटर भी है मेरा छतरपुर के तो पास। लोग जानना चाहेंगे हाँ, कि आप अपने छतरपुर के पास मेरा सेंटर भी है। सुबह शाम मैं वहाँ पे होता हूँ, बाकी दिन होम विजिट भी करता हूँ। होम विजिट भी आप जी अवेलेबल है? जी, ठीक है, बुजुर्गों के या बिल्कुल। बच्चों में? बुजुर्ग हो कोई अदरवाइज जो भी जैसा पेशेंट होता है। ओके। स्पोर्ट्स इंजरी वगैरह सब देख सब लेते हैं। देखते हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में डॉक्टर विनोद कुमार थे, जो कि एक स्पेशलिस्ट थे फिजियोथेरेपिस्ट में। और उनकी जो स्पेशलिटी है, मैं ये कहूँगा कि वो अपनी फिजियोथेरेपी के अंदर बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों तक उनका अनुभव है, और पिछले 12 से 15 साल तक उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट में अपना समय दिया है। इस बीच उन्होंने हजारों पेशेंट को सही सलामत किया है, सही खड़ा किया है, और उनकी हेल्थ में इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल बने रहे हैं।
तो आज ये पॉडकास्ट मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर हमारे पॉडकास्ट से और कोई जानकारी चाहते हैं, डॉक्टर विनोद से आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो मैं आप उनका नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूंगा, आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप उनके पास इस पॉडकास्ट के थ्रू जाते हैं तो आपको ज़रूर डिस्काउंट, डॉक्टर क्या डिस्काउंट दे देंगे? मैक्सिमम डिस्काउंट करेंगे सर। नहीं, क्या डिस्काउंट जाना चाहेंगे ना आप? मैक्सिमम क्या, आपकी फीस क्या है, मैं वो बता दीजिए। फीस सर 500 रुपीज़ और मंथली फिर है अगर फीस लोग है। हमारे पॉडकास्ट से जाएंगे तो? तो 50% डिस्काउंट कर